भारत के सिस्टम को लेकर एक बात बहुत कुख्यात है कि यहाँ रिश्वत देने पर काम बहुत तेजी से होता है। मिसाल आपके सामने है अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील और फिर एयर इंडिया स्कैम। आप देखिए एयर इंडिया स्कैम का एपिसोड 2। एयर इंडिया स्कैम के पहले एपिसोड में आप देख चुके हैं कि कनाडा की अदालत के फैसले में सबसे बड़ा नाम पूर्व सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल का है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक नाजिर कारीगर ने 15 मई 2007 को मुंबई में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ कनाडा के सामने कहा था कि कनाडा की क्रिप्टोमेट्रिक्स कंपनी ने एक एजेंट के जरिए प्रफुल्ल पटेल को रिश्वत दी है ताकि उसे एयर इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। अब देखते हैं कि हमारे इस बड़े खुलासे का असर क्या हुआ है। जी न्यूज की खबर के बाद नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने इस रिश्वत कांड की जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में एयर इंडिया के अधिकारी भी शामिल हैं। ये कमेटी जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। वर्तमान में जो पत्र हमें किरीट सोमैया जी सांसद के द्वारा प्राप्त हुआ है उसको हमने सेक्रेटरी सिविल एविएशन को प्रेषित कर दिया है और उनसे आग्रह किया है कि इस विषय पर जांच कराकर जो भी तथ्य हो वो समाज के सामने, देश के सामने लाएं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। हमने एयर इंडिया स्कैम पार्ट 1 में आपको दिखाया था कि कैसे बायोमेट्रिक्स फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के टेंडर के नाम पर रिश्वत लेने के लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया था। कनाडा की कंपनी क्रिप्टोमेट्रिक्स ने मिडिलमैन नाजिर कारीगर के बैंक अकाउंट में $4,50,000 यानी करीब 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। अब हम आपको बताते हैं कि इस रिश्वत ने कैसे भारत में अपना असर दिखाया और कैसे एयर इंडिया ने ये इंतजाम किया कि ये टेंडर कनाडा की क्रिप्टोमेट्रिक्स कंपनी को ही मिले। हमारे पास इससे जुड़े पुख्ता दस्तावेज हैं। इस डील में सबसे बड़ी बात यह है कि सारा पैसा जनता की जेब से जाना था। इसमें एयर इंडिया की जेब से कुछ नहीं जाता। अब जरा इन दस्तावेजों पर गौर कीजिए। अब मैं आपको 2 कागजात दिखाना चाहता हूं। इनमें से एक है 12 सितंबर 2006 को जारी हुआ टेंडर कमेटी का नोट जो इस वक्त मेरे हाथ में है, और दूसरा है कनाडा की अदालत का फैसले से पहले दिया गया एक दस्तावेज जिसको कहते हैं रीजंस फॉर जजमेंट, यानी किन आधारों पर, किन कारणों से यह जजमेंट सुनाया गया। ये दोनों कॉपी मेरे पास है। कनाडा की अदालत के रीजंस फॉर जजमेंट के पेज नंबर 4 पर क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूं। 24 फरवरी 2006 को एयर इंडिया ने बायोमेट्रिक फेशियल पैसेंजर आईडी सिक्योरिटी सिस्टम लगाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP जारी किया था, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही एक रिवाइज्ड RFP जारी किया गया और कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने की समय सीमा 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई। और अब कनाडा की जेल में 3 वर्ष के कारावास की सजा काट रहे नाजिर कारीगर की कारीगरी का नमूना देख लीजिए। टेंडर कमेटी के नोट से यह खुलासा होता है कि 20 कंपनियों में से सिर्फ 2 कंपनियां शॉर्टलिस्ट की गईं और ये कंपनियां थीं इपकॉन कनाडा और क्रिप्टोमेट्रिक्स कनाडा, यानी दोनों कंपनियां ही कनाडा की थी। मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि जिन 20 कंपनियों ने बिडिंग की थी उसमें से 18 भारत की कंपनियां थीं, जिसमें से कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनियां भी थी, लेकिन उन सबको रिजेक्ट कर दिया गया और कनाडा की ये 2 कंपनी आखिर में फाइनल तक पहुंची। इपकॉन कनाडा नाजिर कारीगर की ही कंपनी थी। नाजिर कारीगर की इस कंपनी ने फर्जी तरीके से टेंडर के लिए अप्लाई किया था ताकि सिंगल बिडर सिचुएशन पैदा ना हो। इसका असर यह हुआ कि जब 2 कंपनियां शॉर्टलिस्ट की गईं तो वो दोनों ही नाजिर कारीगर की मुट्ठी में थी और ये पूरा ड्रामा चल रहा था, नाटक था। पहले से ही यह तय हो गया था किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट जाना है और दूसरी कंपनी सिर्फ एक दिखावे भर के लिए बिडिंग करेगी। इस बात का जिक्र कनाडा की अदालत के रीजंस फॉर जजमेंट में है। इस फैसले के पेज नंबर 5 के पैरा 13 पर लिखा है कि नाजिर कारीगर के निर्देशों और सलाह पर क्रिप्टोमेट्रिक्स की टीम ने इपकॉन कंपनी के नाम से एक और दूसरी बिड तैयार की ताकि ये लगे कि ये दूसरा बिडर मौजूद है। ये एक तरह का नाटक था और ये नाटक इसलिए खेला गया ताकि ये धारणा बनाई जा सके कि इस टेंडर के लिए एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो रही है। कहां ये लिखा हुआ है ये भी मैं आपको थोड़ा सा अंश पढ़कर सुना देता हूं। ये देखिए पेज नंबर 5 पैरा 13। Subsequently, under Mr. Karigar's direction and on his advice, the Cryptometrics team developed a second bid to be presented under the name Ipcon, which was Mr. Karigar's firm, to create the appearance of a separate competitive bidder using Cryptometrics Canada technology, but at a much higher price.
this was designed to give the false impression that there existed a competitive bidding situation. इसका मतलब साफ है कि सिर्फ दिखावे के लिए दो कंपनियों का नाटक खेला गया। अब आप ये खेल समझिए। कनाडा की इपकॉन कंपनी ने पहले टेंडर के लिए जो यूनिट प्राइस दिया वो $16.95 पर पैसेंजर था, जबकि क्रिप्टोमेट्रिक्स कनाडा ने इसी टेंडर का दाम $14 कोट किया। यानी क्रिप्टोमेट्रिक्स कनाडा ने पहले टेंडर के लिए कम पैसे कोट किए ताकि टेंडर उसे ही मिले। यहां पर आपके लिए यह समझना है कि ये दो टेंडर्स थे। एक टेंडर था 37 लाख पैसेंजर्स के लिए और दूसरा टेंडर था 5 करोड़ पैसेंजर्स के लिए। अब जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उस टेंडर की कॉपी है। इसी तरीके से दूसरे टेंडर के लिए इपकॉन ने $21 का यूनिट प्राइस कोट किया, जबकि क्रिप्टोमेट्रिक्स कनाडा ने सिर्फ $2 यानी $2.10 का प्राइस कोट किया। आप सोचिए कितना बड़ा अंतर। एक कंपनी $21 कोट कर रही है, दूसरी कंपनी सिर्फ $2 कोट कर रही है, और ये सीधे सीधे इकोनॉमी ऑफ स्केल के खिलाफ है। यानी दोनों टेंडर्स में यात्रियों की संख्या अलग है और यात्रियों की संख्या बढ़ने पर कॉस्ट घटनी चाहिए थी, लेकिन इपकॉन ने ऐसा नहीं किया। इपकॉन ने पहले से तय प्लान के मुताबिक जानबूझकर $21 का प्राइस कोट किया था ताकि उसे इस टेंडर से बाहर कर दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। एयर इंडिया के टेंडर कमेटी नोट में यह साफ साफ लिखा है कि टेंडर क्रिप्टोमेट्रिक्स कनाडा को दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने कम प्राइस कोट किया है। हमने आपको एयर इंडिया के तत्कालीन चीफ विजिलेंस ऑफिसर मंजरी कक्कड़ की लिखी हुई चिट्ठी भी दिखाई थी, जिसमें उन्होंने क्रिप्टोमेट्रिक्स कंपनी को टेंडर दिए जाने का विरोध किया था। मंजरी कक्कड़ ने जी न्यूज से बात करके अपना पक्ष रखा है। टेंडर कमेटी के नोट के अंत में मंजरी कक्कड़ का नाम तो मौजूद है, लेकिन उनके सिग्नेचर को काटा गया है। हमने जब मंजरी कक्कड़ से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें गुमराह किया गया था। वो जो सिग्नेचर जिसमें मेरे सिग्नेचर हैं और मैंने उसको काटा है, उसमें मुझे कुछ मिस रिप्रेजेंट किया गया था। मेरे जूनियर ने मुझे मिस रिप्रेजेंट किया था कुछ फैक्ट्स, जो मुझे नेक्स्ट डे पता चले और मैंने इमीडिएटली फाइल मंगा करके अपने सिग्नेचर काट दिए थे। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब किसी पर भी कोई आरोप लगता है तो हमारा सिस्टम और लोग डिनायल मोड में आ जाते हैं और सिस्टम की सफाई नहीं करते। ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में आपने देखा होगा कि तत्कालीन यूपीए सरकार से जुड़े लोग तुरंत रिश्वत के आरोपों को लेकर डिनायल मोड में आ गए, और हालात यहाँ भी कुछ ऐसे ही हैं। नहीं, वो सब गलत है, आधारहीन है, बिल्कुल नहीं, कोई तथ्य नहीं छुपा है। प्रधानमंत्री को सब पता था, सब कुछ प्रधानमंत्री के आदेश पर ही हुआ। मैंने कहा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने निर्णय लिए, प्रफुल्ल पटेल ने निर्णय लिया ही नहीं, तो इसमें कैसे उनको दोषी ठहरा? देखिए, इस संबंध में कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जो रिकॉर्ड है उसको देखकर आगे कार्रवाई की जा सकती है। हमारे इस खुलासे ने तत्कालीन यूपीए सरकार पर फिर सवाल खड़े किए हैं। एयर इंडिया के अधिकारियों और मंत्री को रिश्वत देने की बात करने वाले बिचौलियों को कनाडा की अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है, लेकिन सवाल ये है कि रिश्वत लेने वालों पर कार्रवाई कब होगी। ब्रह्म प्रकाश दुबे और विशाल पांडे के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।